नमस्कार दोस्तों। अभी मैं फ़िलहाल ये एक मेडिकल सोशल वर्क का पेपर है। बहुत ही अच्छा पेपर है, टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा। इसमें कुछ कोर सोशल वर्क भी है और सोशल इश्यूज़ भी हैं और उसके साथ-साथ साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक साइकोलॉजी, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी एमएसएसओ में पूछी जाती है। तो इस बात को लेके निश्चिंत रहिए आप कि यूपी यूएमएस में जो पूछा जाएगा लगभग-लगभग चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो 200 क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से अगर समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे देखने को। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसको आपको खुद से भी पढ़ना है, थोड़ा-सा सर्च करना है ना? क्योंकि 5 दिन का समय बचा है, थोड़ा-सा हम लोग इसको लाइटली ले लिए। बहरहाल यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन मैं देख रहा था कि लोगों की जो फीडबैक थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं थे यूपीएमएस को लेके, सीरियस नहीं थे, तो इसलिए मैंने भी बहुत ज़्यादा उस पे एक्टिवली वीडियोज़ नहीं डाले। तो जो पुराने वीडियोज़ हैं आप लोग उसको देखिए। एम्स पटना का है और भुवनेश्वर का है, जोधपुर का है और भी ईएसआईसी के लिए जो हमने डाला हुआ था उसमें पेपर है, वो आप सब देख डालिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने कहा है। तो किंग्सले डेविस ने बेसिकली कम्युनिटी पे बहुत ही अच्छे से काम किया है और उसपे जो उनकी थियरी है बहुत ही पॉपुलर हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप किसने बोला है? वो किंग्सले डेविस ने बोला है कम्युनिटी को। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रमोटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज। तो वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये रूरल डेवलपमेंट को के सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर रहा है। इनसे इस मतलब काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मैकाइवर लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कम्युनिटी को या रूरल एरियाज को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वेलफेयर किए जा रहे हो, तो एक टाइम पे इंसान क्या होता है ना, उस वेलफेयर या उस कल्याणकारी नीतियों का आदी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के दौरान से ये जो 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ और ये सब बाँटना स्टार्ट हुआ, तो अब आदमी धीरे-धीरे उसी पे डिपेंडेंट होते चला जा रहा है, डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो कल्याणकारी नीतियाँ कभी भी विकास को नहीं बढ़ावा देती हैं। मतलब कभी भी इन द सेंस कि बढ़ावा देती हैं, बट वो एक लिमिट तक काम करना चाहिए। Which of one of the following is not the objective of rural development? अब रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है इसमें पूछा, तो हमेशा ये ध्यान देना, ये नॉट वाला जो शब्द होता है ना, ये बहुत मायने रखता है। तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही हेल्प करता है। इम्प्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर आय बराबर है लोगों का तो ग्रामीण विकास होगा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, इससे भी ग्रामीण विकास होगा। लेकिन लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, अगर आपको रिसोर्सेज तक पहुंच ही नहीं है तो आपका ग्रामीण का विकास यानी आपका विकास नहीं होगा तो गांव का कैसे विकास होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास का बेसिक एलिमेंट क्या नहीं है? तो सोशल इनइक्वालिटी से कभी ग्रामीण का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये नहीं होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है। फ्रीडम बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता होगा, आपका आत्मसम्मान होगा और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपके जीवन की वो उपलब्ध होंगी, तो इससे गांव का विकास होगा, ग्रामीण का विकास होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000? 2000 में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का कौन सा पार्ट नहीं है? तो इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, गांव में इंडस्ट्री लगाना मुश्किल होता है। वो हथकरघे वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे इंडस्ट्रीज, भारी भरकम इंडस्ट्रीज नहीं लगाए जा सकते। तो एनिमल हस्बेंड्री पे काम किया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम किया, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे काम किया। सस्टेनेबिलिटी की बात जहां भी आएगी वहां ये ध्यान रखना है कि बेहतर से बेहतर कृषि करना, जो कम से कम प्रकृति का, प्राकृतिक रिसोर्सेस का, नेचुरल रिसोर्सेस का क्षरण करे। यानी ऐसी कृषि करना जिससे वातावरण को कम नुकसान हो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुधन पे काम करना, पशुधन पालन, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, है ना, मछली पालन, ये सब आ जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और खाद्य से संबंधित चीजों के चीजों का जो है कह सकते हैं एक हिसाब से कंजर्वेशन करना, उसको
जो आलू वगैरह होते हैं या ऐसे सीजनल जो सब्जी होती है जिसको कोल्ड स्टोरेज में रख के लॉन्ग टाइम तक यूज के लिए रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया डेफिनेशन अर्बन रेफर्स टू, अर्बन का क्या डेफिनेशन दिया था, 75% मेल वर्किंग इन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स, मतलब गैर कृषि क्षेत्रों में अगर 75% पुरुष काम कर रहे हैं तो उसको अर्बन का नाम दिया जाएगा एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया, है ना। ये था डेफिनेशन। द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इंक्लूड्स, तीन जो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। जोनल पंचायत नाम का ऐसा कुछ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जो एक आदिवासी कम्युनिटी होती है, ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये 1 2 3 4 तीनों चारों होती हैं। कॉमन टोपोग्राफी, एक समान जो है जगह पे रहते हैं। कॉमन डायलेक्ट, उनका कॉमन भाषा होता है। एक सेंस ऑफ यूनिटी, उनके अंदर एक वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है। एंड इंडोगैमस ग्रुप होता है, मतलब वो बाहर नहीं करते हैं शादी, अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं, इसीलिए उसको एंडोगैमस ग्रुप बोला जाता है। तो ये चारों चीजें जो है इनकी बेसिक जो है इनका आइडेंटिटी है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फोर्थ पॉलिसी 2014, यूथ इन इंडिया इज इन द एज बिटवीन 15 से 29 साल को यूथ कंसीडर किया गया था। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो ये इन्होंने पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो निपमिड जो है वो चेन्नई में है, निमहांस बेंगलुरु में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो बेंगलुरु में है, एनआईएमएच सिकंदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सिकंदराबाद, और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीएमडी पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी है, आई थिंक चेन्नई। तो इसका एक बार फुल फॉर्म देख लेना। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2007 में पास हुआ था, और इसी एक्ट के तहत आप अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आप घर से बाहर निकालते हैं तो उनके पास ये राइट है कि वो वसीयत में आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते या आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है। use the term primary group to refer to a small association of people connected by ties of an emotional involving nature, तो किसने कहा है, चार्ल्स कूने ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है, चार्ल्स कूले ने। एंड व्हाट डज FIRO स्टैंड फॉर, FIRO क्या होगा, फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन। In this sampling procedure, the sample is found by selecting one unit at random and then selecting additional units at evenly spaced intervals until the sample has been formed। तो इसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, पहले तो रैंडमली मान लिया एक ग्रुप है 20 लोगों का, उसमें से रैंडमली 5 लोगों को कलेक्ट कर लिया, लेकिन बाकी जो 5 करने हैं कलेक्ट, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं हम अल्टरनेट करेंगे, एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, या इस तरीके से करेंगे कि पहले उन्होंने मेल को अलग कर लिया, फीमेल को अलग कर लिया, या एज की क्राइटेरिया से कर लिया, फिर उससे सैम्पलिंग किया तो रैंडम किया, तो उसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड ग्रुप 1 was introduced by Savary, who is the father of group dynamics, तो ये कर्ट लेविन। which one of the following is not a characteristic of healthy family, तो लो सेल्फ वर्थ जो है ये हेल्दी फैमिली का करेक्टरिस्टिक नहीं है। डिस्प्ले ऑफ लव, कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यूज, एबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम्स, मतलब आपके घर में इतनी क्षमताएं हैं, लोग इतना आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा प्यार की भावना है, और अच्छा संचार है, संचार मतलब बातचीत अच्छा है, इट मीन्स कि ये एक हेल्दी फैमिली है। टकमैन डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द ईयर 1963, अब क्या था स्टेजेस ग्रुप को, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एडजर्निंग, ऐसे करके ये आप लोग इसका सीरियल देख लेना, पूछा जाता है कभी कभी। गेम्स पीपल प्ले, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इज अ बुक ऑथर्ड बाई एरिक बर्न ने लिखा है। द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1869, who was an early pioneer in the settlement house movement in London, Jane Addams। Effectiveness of social casework was studied by Fraser Joel। The principle of social casework are, casework के principle क्या है, तीसरा और चौथा आप ध्यान से देखिए, एक्सेप्टेंस एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, यानी जब आप किसी पर्टिकुलर पेशेंट को लेके काउंसलिंग कर रहे हैं उसकी, या थेरेपी कर रहे हैं,
या किसी और फील्ड में आप जब केस वर्क कर रहे हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ही वो आया है उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना होगा उस केस को। उसके अंदर आप जो है इफ बट नहीं करेंगे, कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे कि हम इस बिहाफ पे नहीं लेंगे केस। और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होगा, ऐसा नहीं कि उसके जो है पहले से ही गेस्चर को और उसके क्लॉथ्स को देख के आप कोई जजमेंट बना लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही होगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ जो है ये सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल है। उसके बाद में इन पब्लिक हेल्थ प्राइमरी प्रिवेंशन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी एंड डिजीज। तो प्राइमरी इंटरवेंशन जो होता है या प्राइमरी जो प्रिवेंशन होता है वो रोकथाम से संबंधित चीजों की बात करता है। जैसे आप हेलमेट लगाते हो तो ये प्रिवेंशन है एक, ठीक है। आप अपने आप को पहले से ही मान के चलते हो कि अगर एक्सीडेंट होगा तो हमारा सर बच जाएगा, तो हेलमेट लगाना जरूरी है। या आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा डेंगू फैलने लग जाती है तो बताते हैं कि जो पानी इकट्ठा है, पानी इकट्ठा ना होने दो, ये प्रिवेंशन है एक हिसाब से। व्हाट इज नॉट ओसीडी इन अ मेंटल हेल्थ? ओसीडी में ऐसा क्या है जो नहीं होता है इन सब में? ऑब्सेशंस मतलब विचार आते हैं, और ओसीडी सबसे पहले तो समझ लो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें विचार आते हैं और कंपल्सन मतलब उस विचार पे इंसान काम करता है, एक बार आया दोबारा किया, फिर थोड़ी सी उसकी एंजाइटी कम हुई फिर दोबारा तिबारा किया, ऐसे ऐसे करता है, रिपीटेटिव होता रहता है। तो वो उसको बीमारी की उसमें कंसीडर किया जाता है ओसीडी में। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, नहीं एक ही काम बार बार करता है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो थोड़ा सा रिचुअल, मतलब किसी पर्टिकुलर एक चीज में उसको लगेगा कि मंदिर के सामने से जा रहा हूँ, अगर सर झुका के नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो हमको कुछ हो ना जाए, फैमिली वाले को कुछ ना हो जाए। तो ऐसे बिहेवियर भी होते हैं। सोशली डिसओरिएंटेड अनऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो ओरिएंटेड होता है। उसके बाद में प्लेग इज रेफर्ड टू एज ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ किसको कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोबियाज इज इनकरेक्ट? तो क्लास्ट्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बहुत ही क्लोज स्पेस से डर लगता है, उसको क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एगोराफोबिया होता है पब्लिक स्पेस से डर लगना, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से डर लगना, उसको एगोराफोबिया बोलते हैं। एंड हर्मेटोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जितने भी जीव हैं उनसे। देखा होगा आपने बहुत सारे लोग चूहों से बहुत डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, सांप तो बहुत दूर की बात है। और एक्रोफोबिया होता है, एक्रोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर नहीं होता है, एक्रो होता है, एक्रो से आई थिंक हाइट से डर होता है एक्रो। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किडनी हार्मोन? विटामिन डी को किडनी हार्मोन बोला जाता है। द टर्म एंडेमिक क्वाइटर इज हाउ नोन एज? एंडेमिक क्वाइटर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जब आपको आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो जो गल गले में जो बढ़ जाता है, गल घोंघू ऐसे कुछ का नाम दिया जाता है हिंदी में, तो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, एंडेमिक क्वाइटर को। टॉर्च रिफर्स टू, टॉर्च मीन्स टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, रूबेला वायरस, साइटोमेगालो वायरस और हब्स वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये टॉर्च टेस्ट बेसिकली जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है तो उसमें ये करवाया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूबेला वायरस का इन्फेक्शन है, या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है, या साइटोमेगाली वायरस है, या हब्स वायरस है। अगर ये सब वायरस होते हैं तो एग फॉर्म ही नहीं होता है, एग पूरी तरीके से फॉर्म होने से पहले ही एग तो बनता तो है बट वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही मेजर पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर इज अदरवाइज नोन एज एसेंशियल हेल्थ केयर। IMR, infant mortality rate, is the ratio of death under 1 year of age in a given year to the total number of live births in the same year, usually expressed as a rate per 1000 बच्चों पे जो मृत्यु होती है एक वर्ष के अंदर, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रखा जाता है। आपको हमने बताया था कि क्या होता है न्यूनेटल, क्या होता है एंटीनेटल, और क्या होता है चाइल्ड, है ना। तो जब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात आएगी तो उसमें 0 to 1 to 5 ईयर्स कंट्रोल मतलब कवर किया जाएगा। 0 to 1 ईयर को इन्फेंट में कवर किया जाता है, और सबके जो है अलग अलग रेशियो हैं। तो 1000 बच्चों पे अगर मौत होती है एक साल के अंदर तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच्ड क्या है? जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में नहीं है, बाकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट ये कलकत्ता में है। सोशल स्कूल ऑफ सोशल वर्क रोशनी निलय ये मैंगलोर में है। In project cycle management, arrange the following in a sequential manner: आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन। इसको जब आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको फॉर्मुलेट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट में इवेल्युएशन करेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे।
तो ये इसका अप्रेजल और जजमेंट ऑफ द वर्थ ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल प्रोसेस प्लान्ड बाय द एजेंसी टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इवेल्युएशन एंड trial balance is a tabulation of accounts in a ledger showing the debit credit balance of each account at a specific date। तो ये बेसिकली जो एचआर में काम करते हैं उनके लिए होता है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम इज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर एक्चुअली पेड रिसिप्ट। इसको कैश सिस्टम बोलते हैं। This system translates the programs and activities in terms rupees and paise accounting system. It is a record of financial transaction by separate head of accounts is called as ledger. A community chest is an ad hoc agency बोलते हैं इसको। सबसे important चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ad hoc agency किसको बोलते हैं? वो community chest को बोलते हैं। According to Khair 1947, social work deals with physical want, disease and ignorance, squalor and idealness। तो ये अकॉर्डिंग टू खेयर सोशल वर्क जो इन्होंने बोला है सोशल वर्क का क्या काम है एज पर खेर। Who said that social work is a professional service based on scientific knowledge and skill in human relation? तो W.A. फ्रीडलैंडर ने कहा है where the social worker are trained to provide help for inefficient person by which making the shift from poverty to psychiatric discomfort. This occurred first in medicine discipline and later on in social work. The fourth UN survey of social work education was done in the year 1965। सोशल वर्क एजुकेशन सर्वे जो यूएन में हुआ था। The International Code of Ethics was adopted by the IFSW at its meeting in the Puerto Rico 1976। The fifth survey of social work education was published in the year 1971। The Social Service League was founded in 1911 under the residentship of चंदा वर्कर। ये जो इंटरनेशनल लेवल की ये चीजें हैं ये शायद नहीं आएंगी, मैक्सिमम चांस है कि नहीं आएंगी। तो जो इम्पोर्टेंट है सोशल इशूज, सोशल वर्क और साइकोलॉजी से रिलेटेड वो आप विशेष ध्यान देना, इसीलिए मैं उसको स्किप भी कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन दैट इज इंग्लिश अफेक्टेड इन द इंडिया माइंड। राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पब्लिश द फर्स्ट ट्रैक्ट अगेंस्ट सती इन 1818। 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने बहुत बड़ा जो है मास लेवल पे मूवमेंट चलाया था। राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट इंडियन हु लीड टू द करेक्शन ऑफ मेनी सोशल एविल्स। मतलब बहुत सारी ऐसे सामाजिक कुरीतियां थी जिसको इन्होंने उखाड़ फेंका, बहुत तरह तरह के कह सकते हो मूवमेंट करके, आंदोलन करके। One of the factors responsible for the early social reforms were Christian missionaries। इनका कहने का कि सोशल रिफॉर्म क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत सारे किए। Joint family provided for the care of aged members and for the physically handicapped, the chronically ailing and the mentally deficient in the ancient days। तो इनका कहने का मतलब यह है कि जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो जो मेंटली डेफिशिएंट होते थे या मेंटली रिटार्डेड होते थे या मेंटली अनसाउंड होते थे या जो बुजुर्ग हो जाते थे वो उनका जो है देखभाल ज़्यादा बेहतर होता था। ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया बिगिन इन 1936 फ्रॉम टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को क्या कहा जाता था? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। टिस को पहले क्या बोला जाता था, कौन सा नाम था? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी? स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी का। मनरेगा गारंटीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। सोशल वर्क प्रोफेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1776 एट यूएसए एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Max Weber defines sociology as the science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effects. Maurice Ginsburg defines sociology as, in the broadest sense, sociology is the study of human interaction and interrelations, their conditions and consequences। तो सभी के अपने अलग अलग डेफिनेशन है सोशोलॉजी को लेके, तो वो आप पढ़ लीजिए। व्हाट इज द साइको एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टू ब्रिंग रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल इनटू कॉन्शियसनेस। जो अनकॉन्शियसली आपके क्लाइंट की जो है
इमोशंस हैं या बातें हैं, उसको कॉन्शियस फॉर्म में लाना ही साइको एनालिसिस है। सोशलिज्म इज एसोसिएटेड विद, सोशलिज्म क्या है, कार्ल मार्क्स से एसोसिएटेड है। समाजवाद की बात सबसे ज्यादा अगर बहुत ही बड़े बढ़ चढ़ के किया है तो कार्ल मार्क्स ने किया है। अवर्जन इज वन ऑफ द कंडीशनिंग प्रोसीजर्स यूज इन बिहेवियर थेरेपी। अवर्जन एक हिसाब से कह सकते हो कि दंडात्मक जो है एक्टिविटी होती है जो स्मोकिंग वाले कैंडिडेट में दी जाती है, उसको शॉक थेरेपी दी जाती है, उसको अवर्जिव थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये बिहेवियर को चेंज करने के लिए, सुधारने के लिए होता है। मोस्टली एडी एडिक्शन में यूज होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। अवर्जन थेरेपी आएगा या अवर्जिव थेरेपी आएगा तो वो बिहेवियर थेरेपी होगा। हु इज एसोसिएटेड विद वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन, तो वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन पार्सन ने दिया है, टालकट पार्सन। हु क्वाइंड द टर्म सोशोलॉजी, अगस्ट काम्टे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, मतलब पता सब होता है लेकिन वो गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। तो कभी मैकाइबर लगा दिया, तो कभी स्पेंसर लगा दिया, तो कभी कुछ लगा दिया। तो सोशोलॉजी किसने दिया है, हमेशा अगस्ट काम्टे को ही आपको लगाना है। द टेंडेंसी to react to stimuli that are different from but somewhat similar to a conditioned stimulus is known as, तो stimulus generalization कहते हैं इसको बिहेवियर थेरेपी के तौर पे यूज करते हैं। और जो सबसे बड़े बिहेवियरिस्ट थे उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइए। bodily disease caused or aggregated by psychological factors is termed as psychosomatic disorder। मतलब ऐसे पेशेंट आते हैं कभी कभी, उनको कुछ नहीं होता। आप लोगों ने वो देखा होगा चिंताराम, चिंतामणि, इसमें एक एपिसोड आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, एक या कई एपिसोड था तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। वो बार बार कहता था मुझे ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर में दर्द है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर में दर्द है। और कभी कभी दर्द से बहुत ज्यादा कराहने जैसा आवाज भी निकालेगा पेशेंट। वो मल्टीपल कंप्लेन करेगा कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग दिक्कतें हो रही हैं। बट जब उसका टेस्ट होगा, उसका जांच होगा, उसकी बायोकेमिस्ट्री सारी नॉर्मल होगी, उसकी वाइटल्स नॉर्मल होगी, कोई कहीं से कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं निकलती, तो ऐसे डिसऑर्डर को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। persistent unwanted thoughts, impulses और ideas are known as obsessions। मतलब जो ओसीडी में आते हैं, आपको बताया था, लगातार जो है दिमाग में विचार आते रहते हैं कि इस सामान जो रखा है ये उल्टा रखा है, सही नहीं रखा है, इसको सही से लगाना है, जिसको सिमेट्री बोलते हैं। एक तरीके से लगाने की बात करेगा, एक तरीके से लगाएगा बार बार। अगर टेबल पे कुछ उल्टा पुल्टा रखा है तो उसको घबराहट होगी, उसके दिमाग में बार बार हाथ गंदे होने के विचार आएंगे, शरीर गंदे होने के विचार आएंगे, हाथ धुल के आएगा फिर विचार आएगा कि नहीं हाथ गंदा हो गया। तो ये परसिस्टेंट अनवांटेड थॉट्स होते हैं और इम्पल्सेस होते हैं और आइडियाज भी हो सकते हैं, जिसको हम ऑब्सेशंस बोलते हैं। Psychosocial theory focuses on the ways that individuals are shaped by and react to their social environment। तो साइकोसोशल थ्योरी किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे, और उसके जो सोशल मतलब आसपास जो समाज है उससे उसका क्या इंटरेक्शन है उसको एसेस करता है। इसको साइकोसोशल थ्योरी बोलते हैं। यानी आपका साइकोलॉजिकली जो आपका जो साइकोलॉजिकली आपका अभी एबनॉर्मलिटी है कोई, या आपका सोशल एबनॉर्मलिटी है कोई, तो उसका सोसाइटी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहा है, या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का सोसाइटी में आपके आपके सोशल बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको साइकोसोशल थ्योरी बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ने को, इन सारी चीज़ों को इवेलुएट करने को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो लेजिस्लेशन को फॉर्मल सोशल कंट्रोल बोलते हैं, एक कानून बना के। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिना बिना कानून के कौन चलता है। आप देख रहे हो, अगर अभी चालान ना करे तो कोई हेलमेट ना लगाए। तो एक लेजिस्लेशन जो होता है वो फॉर्मल सोशल कंट्रोल, यानी एक औपचारिक तौर पे समाज को नियंत्रित करने का काम करता है। हु सेड दैट सोसाइटी इज अ कॉन्सियसनेस ऑफ काइंड। तो एफ एच गिडिंग्स ने कहा है सोसाइटी इज अ कॉन्सियसनेस ऑफ काइंड। The process of integrating the employee needs and aspirations with the organization needs, तो ये career planning बोलते हैं। डेल्फी टेक्निक इज यूज्ड फॉर मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग के लिए डेल्फी टेक्निक यूज होता है। रॉबर्ट कैप्लन एंड डेविड नॉर्टन डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट विच लिंक्स कंपनीज करंट एक्शन टू इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट? बैलेंस स्कोर कार्ड। जॉरी विंडो provides a way to technique that helps people in better understanding of their relationship with themselves and others। Who gave the concept hot stove rule for discipline maintenance? तो ये प्रोफेसर मैकग्रेगर ने कहा है
हॉट स्टोव रूल फॉर डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक हिसाब से हंटर लेके खड़े रहने वाली बात कहते हैं एक हिसाब से, ठीक है। तो हॉट स्टोव रूल वाली बात कहते हैं, ये प्रोफेसर मैकग्रॉगर कहते हैं। हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स ऑफ बार्गेनिंग पावर, तो बार्गेनिंग पावर के थ्री फैक्टर्स किसने दिया है, जॉन टी डनलप ने। मैच द फॉलोइंग, कंसल्टेटिव मैनेजमेंट स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल, ये छोड़ देते हैं, ये ज़्यादातर एचआर वालों के लिए है। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये भी छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ये भी छोड़ देते हैं। द साइंटिफिक मेथड हेल्प्स इन कंसिडरिंग मास ऑफ डेटा इनटू अ फ्यू सिग्निफिकेंस फिगर, तो इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, यानी एक बहुत बड़े डेटा को एक पेज में उतारने का अगर किसी के अंदर स्किल है तो वो स्टैटिस्टिशियन और स्टैटिस्टिक्स में है ना। तो स्टैटिस्टिक्स आप देखते हो ग्राफ में पूरे मैच का और दसियों साल का उसका जो है परफॉर्मेंस किसी प्लेयर का एक पेज पे उतार कर देते हैं, बार चार्ट से, पाई चार्ट से, या और भी जो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स भी कर पाता है, स्टैटिस्टिशियन कर पाता है, और स्टैटिस्टिक्स एक डिसिप्लिन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीड फॉर लेबर लेजिस्लेशन, safeguard working condition for laborers in an organization. Industrial dispute is not a form of social security, यानी इसमें सोशल सिक्योरिटी की बात किया जाए तो क्या है, सोशल असिस्टेंस, मिनिमम वेजेस, पेंशन फंड। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इस सोशल सिक्योरिटी में नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आएगा सोशल सिक्योरिटी में, रिफॉर्मिंग मैटरनिटी बेनिफिट आएगा, वाइडर कवरेज ऑफ बेनिफिशियरी अंडर ईएसआई एक्ट आएगा। सोशल सिक्योरिटी की जब जब बात आएगी तो आपके हेल्थ को जो प्रोटेक्ट करता हो, हेल्थ की ऐसी कोई खराब कंडीशन है तो आपको इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाए, तो ये ईएसआई एक्ट हो गया। उसके बाद में जो प्रोविडेंट फंड आपको फाइनेंशियल असिस्ट मदद करता है, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी जब आप कोई महिला काम करती है तो उसको एक पेड लीव मिलता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी फिलहाल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत कितने मंथ का पेड लीव मिलता है महिलाओं को। आइडेंटिफाई वन रीजन among those listed that does not attribute to the problem of sickness in industry which has affected industrial growth in India. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है ऐसा है कि जो किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोक सकता है, बट ऐसा फिलहाल मतलब बेसिक चीज़ है जो है नहीं। लेबर वाले में तो खैर नहीं है, अब पॉलिटिकल तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बट एक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल इलनेस अमंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वर्किंग इन द ब्रिक किल्न इंडस्ट्री, रेस्पिरेटरी इलनेस को एक ऑक्यूपेशनल इलनेस भी कहा जाता है, और इंडस्ट्रियल डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है, जो सांस से संबंधित होता है। आपने देखा होगा कॉटन वाले इंडस्ट्री में सांस इनहेल करते करते फेफड़े में वो कॉटन की डस्ट जम जाती है, तो उससे सांस की दिक्कत होती है। या कोयले के खान में काम करने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं कोयले के, वो नुकसान करते हैं, तो इसको ऑक्यूपेशनल इलनेस बोला जाता है। उसके बाद में काजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट कैन बी असेस्ड ओनली विद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। आप देखते हो कि कॉफी का बच्चे के नींद पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या मोबाइल के एक्सेसिव यूज का बच्चे के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, यानी एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, है ना। एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को देखा जाता है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज हाइपोथेसाइज्ड टू मॉडिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मॉडरेटर वेरिएबल बोलते हैं। मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों पे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे थोड़ा थोड़ा असर डालता है और खुद स्वतंत्र रहता है, तो उसको मॉडरेटर वेरिएबल बोलते हैं। In the year 1952, the merger of AASSW and NASSW resulted in the formation of CSWE. इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, सोशल वर्क के एसोसिएशन से रिलेटेड है सारा। In the year 1898, the first school for social workers was established as the New York School of Philanthropy. H1 refers to alternative hypothesis. ऐसे H0 जो लिखते हैं वो नल हाइपोथेसिस को लिखते हैं, H1 H2 H3 आप मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस कई सारा बना सकते हैं। तो ध्यान रखना H0 जहाँ लिखा रहेगा उसको H0 भी पढ़ा जाता है, और उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस में देयर इज no relationship between two variables,
और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये चीज ध्यान रखना। द चार्ट इज यूज्ड टू एम्फसाइज रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ और शेयर्स ऑफ ईच कैटेगरी, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, जो 100% पे हमेशा 360 डिग्री पे बनता है। The procedure of arranging the data in some kind of concise and logical order is called tabulation। टेबल बना देते हो आप बहुत सारे डेटा को एक टेबल में जब आप रख देते हो तो उसको टेबुलेशन बोलते हैं। और रिसर्च में जब आप पीएचडी करोगे, एमफिल करोगे, जब डिजर्टेशन लिखोगे, अब तो पीजी में भी डिजर्टेशन होने लग गया है, तो उसमें टेबल बना के आप उसको एक्सप्लेन करते हो, तो उस टेबुलेशन का बहुत बड़ा important रोल होता है आपके रिसर्च में। दिस टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। द रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे वेरिएबल पे जिस पे कोई कंट्रोल नहीं रिसर्चर का। द रिसर्चर कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं, यानी पुरानी गतिविधियों का आज क्या असर पड़ रहा है, उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। इसको मतलब इस पे शोध करने की पूरी पूरी थियरी को, सिद्धांत को। स्टडीज विद द ऑब्जेक्ट टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फेनोमेना और टू अचीव न्यू इनसाइट, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। मतलब जो जो करंट में है उसको एक्सप्लोर करते हुए एक नया आप कॉन्सेप्ट अगर दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, तो उसको एक्सप्लोरेटरी स्टडीज बोलते हैं। When there is no difference between two situations, groups outcomes, or the prevalence of condition or phenomena, then it is a null hypothesis। भी थोड़ी देर पहले बताया कि there is no correlation between two variable, मतलब चाय पीने से नींद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम ये कह रहे हैं। तो ये हो गया नल हाइपोथेसिस। और हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि नहीं, चाय पीने से नींद मतलब चली जाती है, नींद कम आती है। तो ये हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी हम कोरिलेशन बता रहे हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन, मतलब आप रिसर्च करने से पहले ही आप एक अंदाजा लगाते हो कि इस इन दोनों जो है वेरिएबल में ये रिलेशन होगा या ये रिलेशन नहीं होगा, तो उसको एक हिसाब से हाइपोथेसिस बोलते हैं। और उसको एक मतलब अंदाजे से कहा गया आपका अनुमान है, और अनुमान किस बिहाफ पे होता है, प्रीवियस इस जो आपने रिव्यू किया है आर्टिकल का, तो आरओएल रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बिहाफ पे हाइपोथेसिस बनता है, ऐसे अंधे में तीर नहीं लगाया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एन इंडियन सोशल मूवमेंट against a number of large dam projects across river Narmada, spearheaded by मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जब नाम आएगा तो मेधा पाटेकर जरूर आएगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रोसी। तो कोलिशनल community is defined as an area of social lining marked by some degree of social coherence। तो कम्युनिटी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। अब 101 से लेके 200 क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। काफी बड़ा वीडियो हो जाता है, अपलोड होने में इश्यूज होते हैं, मेरे पास अभी भी टेक्निकल इश्यूज हैं। यहाँ पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन तो है बट बहुत अच्छा नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ 1% है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए, इसलिए चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मैं और बेहतर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता, बट सॉरी, मैं इस चीज़ में बड़ा फेल हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी मोबाइल में भी थोड़ी कम है और ब्रॉडबैंड का भी कनेक्शन थोड़ा सा पुअर ही है। तो और थोड़ा लिमिटेड है, चूँकि एम्स का अपना जो है कुछ बहुत सारी साइट पे वो पॉपअप ब्लॉक कर रखे होते हैं, तो इसलिए वो बहुत सारी साइट काम भी नहीं करती। फिर भी मैं अपने मोबाइल से जितना हो सकता है उतना कोशिश करता हूँ। और एमएसएसओ की तैयारी के लिए आप लोग अभी से लग जाओ, अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, 5 दिन का समय है। जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ वीडियो बहुत ही सफिशियंट है, मतलब 80% तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप उस चीज़ों को देख लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मुझसे उस वीडियो से कोई अर्निंग नहीं है, और ना मैं किसी से कभी पेड क्लास के लिए कहता हूँ, ना मैं पेड क्लास प्रोवाइड भी कर पाऊंगा अभी। तो आप लोग वो देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पूरा देख लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें से आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अभी मैं लगातार रात में भी आप लोगों के लिए समय निकाल के वीडियो डालूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब मैं इसको यूपी यूएमएस पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगा, एक प्लेलिस्ट बना के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको पूरा देख लीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट करके। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा आपकी नोट्स बनाओ,
बट इसको आप 2 टाइम स्पीड करके या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे देखो, और जो समझ में नहीं आ रहा वो नोट कर लो, उसको गूगल कर लेना। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने के लिए मैं नहीं कहूँगा। जब पहले कहा था आप लोगों ने बनाया हो तो बहुत अच्छा, नहीं बनाया हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे जैसे भी करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।